सीएम धामी ने धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम बोले, गैरसैंण सिर्फ जगह नहीं है, लोगों की उम्मीदों का है प्रतीक। पंतनगर में 14 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का उद्घाटन। किसान मेला 13 से 16 मार्च तक चलेगा। दो 2027 कुंभ मेले की तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा और मेला क्षेत्र की सफाई पर दे रहा है खास जोर। बजट सत्र पर विपक्ष का हंगामा जारी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने दिया जवाब। बोली, कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रही। देहरादून में लोगों ने एलपीजी गैस को लेकर खास दिखी अफरा तफरी। जिला आपूर्ति विभाग ने किया रुख साफ, कहा घबराने की जरूरत नहीं, पर्याप्त स्टॉक है मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। बता दें, वन भूमि पर कई सालों से रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां बताने जा रहे हैं, सरकार अब ऐसे इलाकों की समस्या पर ध्यान दे रही है जहां लोग लंबे समय से बसे हुए हैं लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें, कैबिनेट में आएगा वन भूमि से जुड़ा हुआ सुझाव। सरकार की योजना है कि इन जगहों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करके उन्हें राजस्व भूमि आगे बनाया जाए। बता दें, अगर ऐसा होता है तो वहां रहने वाले लोगों को भूमिधरी अधिकारी यानी जमीन का मालिकाना हक पूरी तरीके से मिल सकता है। इस फैसले से बिंदु खत्ता, बापूग्राम और ऐसे ही कई अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन भूमि पर बसे परिवारों को जल्द मिल सकता है उनका मालिकाना हक। कैबिनेट में आएगा वन भूमि को गैर आरक्षित घोषित करने का एक बड़ा प्रस्ताव, क्योंकि बता दें कई सालों से वहां रह रहे लोगों में लेकिन जमीन उनके नाम नहीं थी। इसको लेकर लोग बहुत दिनों से परेशान थे। सरकार अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की पूरी तैयारियां कर रही है। हालांकि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला कोर्ट की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वन भूमि पर बसे परिवारों को जल्द मिल सकता है उनका मालिकाना हक। कैबिनेट में आएगा वन भूमि को गैर आरक्षित घोषित करने का ये बड़ा प्रस्ताव। सरकार लगातार इस पर योजना बना रही है। बिंदु खत्ता और बापूग्राम के लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत इस प्रस्ताव से। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये विचाराधीन है पूरा मामला, लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। वन भूमि को राजस्व भूमि करने की तैयारियां हुई हैं तेज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, गैरसैंण से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बता दें धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार के काम और आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। बता दें, सीएम धामी ने यह साफ कहा कि गैरसैंण सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि लोगों की उम्मीदों का एक बड़ा प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार, विकास और भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने इस बार एक बड़ा और ऐतिहासिक बजट पेश किया है जो राज्य के विकास का रास्ता आगे तय करेगा। सरकार की कोशिश है कि हर योजना का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे और बता दें राज्य की आर्थिक स्थिति इससे और ज्यादा मजबूत हो। सीएम धामी ने यह भी कहा कि समान नागरिक का संहिता लागू करना राज्य का एक बड़ा फैसला है। साथ ही सड़क, रेलवे, रोपवे और हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाओं पर लगातार काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े और हर नागरिक को बेहतर जीवन मिल सके। तो पुष्कर सिंह धामी के ये बड़े बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने साफ किया है सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सब सुचारू रूप से और बेहतर होगी। गैरसैंण से सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है।
जहां पर उन्होंने ये साफ कहा कि बजट ये इस बार का बहुत बड़ा है, इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, नई योजनाएं जरूर सामने आई हैं। सरकार ने ये ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बता दें, सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस रहेगा। इस पर भी मौजूदा स्थिति भी बताते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण से ये सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता नजर आया था बजट को लेकर, लेकिन अध्यक्ष हो चाहे वहां के सीएम हो, सभी ने अपना रुख साफ किया और इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े और लोगों की जीवन शैली हो या नागरिकों को बेहतर और जीवन मिल सके, इसलिए हमने ये बजट इस तरह से तैयार किया है। अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तराखंड हमको सराह रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। बीते 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई, वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में विद्युत उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% की अधिक ऐतिहासिक वृद्धि। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है नैनीताल से। बता दें, पंतनगर में 14 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का एक बड़ा उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेला आपको बता दें 13 से 16 मार्च तक चलेगा और इसमें किसानों के लिए नई कृषि तकनीक, उन्नत खेती के तरीके और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये बड़ा उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। बता दें, वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने यह भी बताया कि मेले में राज्य और देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। डॉक्टर चौहान ने यह भी कहा कि ये मेला किसानों को नई जानकारी देने और उन्हें कृषि में नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक बेहतरीन अवसर भी साबित होने वाला है। बता दें, मेले में कृषि विज्ञान, उन्नत तकनीक, बीज और उपकरणों का प्रदर्शन भी होगा, जिससे किसान अपनी खेती में सुधार और उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर ये मेला किसानों और कृषि प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होने वाला है। और दोनों मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं विद्यालय हर साल 2 समय साल भर में 2 बार ये अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के उसका भी वो ज्ञान लेते हैं। यहाँ पर उनको नॉलेज यहाँ पर मिलता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है हरिद्वार से, जहां बता दें 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा की सफाई और मेला क्षेत्र की स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। बता दें, मेलाधिकारी सानिका की पहल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम ने हरकी पौड़ी, बैरागी कैंप, कनखल, नीलधारा और दक्षद्वीप जैसे प्रमुख स्थलों का
दौरा भी किया है। उन्होंने मेला क्षेत्र की सफाई और कचरा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था और भविष्य की योजना का साथ में जायजा भी लिया। बता दें, अधिकारियों ने यह साफ बताया है कि ये फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी वहां लगाए जाएंगे। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालय, कूड़ादान और कचरा परिवहन की व्यवस्था भी वहां पर की जाएगी। मेला अधिकारी धनिका ने यह भी कहा कि वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीकों से गंगा और मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जाएगा। ऐसी सारी तैयारियां उन्होंने अब कर ली हैं। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए बता दें, ये सभी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं क्षेत्रों का। मेला अधिकारी ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम ने हर की पौड़ी, बैरागी कैंप, कंडखल, नीलधारा जैसे प्रमुख स्थलों का उन्होंने अब दौरा भी कर लिया है। साथ ही मौजूदा व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं का लगातार वो जायजा भी ले रहे हैं। अधिकारियों ने भी बताया है कि 6 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी वहां पर लगाए जाएंगे, जिससे ये सारी चीज, बता दें, अधिकारियों ने ये सुनिश्चित किया है। सभी स्टेक होल्डर्स की, और जिसमें एनएमसीजी की एक टीम भी आई हुई थी, साथ में जो हमारे यहाँ पे एसएमसीजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, उसके अलावा हमारे जो नगर निगम के एमएनए हैं और जो मेला का जो हमारे टीम है पूरी, उसके साथ एक बैठक की गई, जिसके अंदर स्पेशली, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जब इतना बड़ा कुंभ मेला आयोजन होगा तो वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था होगी, जो सीवर की व्यवस्था होगी और जो गंगा जी में कोई प्रदूषण ना हो, उसकी भी जो व्यवस्थाएं की जानी है, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो हमारा बेसलाइन डेटा था पुराना, उसको एक बार स्टडी किया और उसको शेयर भी किया एनएमसीजी की टीम के साथ, जिससे कि वो भी अपने लेवल पे इसके एनालिसिस करके किस तरह से हमें अभी प्रेडिक्टेड, क्या हमारी एक्सपेक्टेड क्राउड आएगा और उस क्राउड के अनुसार हमें किस तरह से डस्टबिन लगाने चाहिए, किस तरह से कलेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हमें सीवर, जो हमारी सीवर की व्यवस्था होगी उसमें कहाँ टेम्पररी एसटीपीज लगने हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और एक पूरा प्लान हमारे 32 सेक्टरों पर हम लोग बना रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है गैरसैंण से। बता दें, उत्तराखंड बजट सत्र 9 मार्च से भराड़ीसैंण गैरसैंण में शुरू हो गया था। हालांकि विपक्ष के कई विधायक इस दौरान कई सवाल उठाते हुए लगातार नजर आए हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन का यह साफ कहना रहा था कि विधानसभा की नियमावली की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बुधवार को अब इस मामले पर यह साफ किया कि विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रही है। हर दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और उसके बाद सभी मुद्दों पर चर्चाएं भी होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कार्रवाई और दिन की कार्रवाई विधानसभा के नियमों के अनुसार ही हो रही है। आपने जैसे देखा होगा कि इस चीज को मैंने वहाँ पे संज्ञान लिया, आपसी बातचीत चलती है, तो कुछ अफसरों के साथ कुछ विधायक बात कर रहे थे, तो मैंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि अगर आपको अफसरों से बातचीत करनी है तो बाहर बहुत सुंदर लॉबी है, आप वहाँ जाकर बैठकर वहाँ बातचीत करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में बता दें छात्र संघ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बता दें डॉक्टर रावत ने यह साफ कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए सरकार हर संभव बजट उपलब्ध भी कराएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बिड़ला परिसर में नए छात्रावास के निर्माण के लिए करीब 22 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर दी गई है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल विष्ट ने विश्वविद्यालय के लिए 2 बसों की मांग भी रखी। इस पर कैबिनेट मंत्री ने तुरंत 2 नई बसें देने की बड़ी घोषणा भी कर दी है।
देखिए, आज गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों का समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री जी और हमको आना था। मुख्यमंत्री जी आज चूंकि सत्र में है, इसलिए मैं भी और हमारे विधायक जी भी आ रखे हैं। और मैं सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को, अपने छात्र छात्राओं को, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को और सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और हम 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 100 लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। 2 बसें हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को देंगे, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र जो है, इस बार बजट हमने पेश किया है और देखा होगा आपने कि बजट इस बार 25 सालों में सबसे बड़ा बजट हमारे सरकार के द्वारा रखा गया है। और कह सकता हूँ कि बजट में सारी चीजों को समायोजन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। हम सभी को मालूम है, आज हमारा छात्र संघ समारोह था और जैसे कि आप सभी को विदित है, हमारे बीच में हमारे सूबे के वरिष्ठ युवा मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो विधानसभा सत्र में थे तो कुछ कारणों से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो सूबे के माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने हमें उपहार के रूप में 2 बसें देने का वादा किया है। क्योंकि छात्र संघ समारोह में जैसे कि आपने देखा गया है, धन सिंह जी आए, राम जी नहीं आ पाए क्योंकि सत्र चालू था। सत्र में भी काफी टाइम लग रहा था, काफी लंबा सत्र जा रहा था, इसलिए उन्होंने श्री धन सिंह रावत जी को यहाँ पे भेजा और कई मांगों पे हमारे अमल करा श्री धन सिंह रावत जी ने। और अभी एक हमने गैस हॉल लाया था प्रियंका महर जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, बता दें चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें बैठक में नियमों में बदलाव करते हुए तय किया गया है कि अब बीकेटीसी से जुड़े मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने इस फैसले पर अब सीधे सवाल उठा दिए हैं। उनका यह साफ कहना रहा है कि यह फैसला सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं भाजपा ने इस मामले पर भी जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र कुंवर ने यह साफ कहा कि गैर सनातनी से मतलब उन लोगों से है जो सनातन परंपरा का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन परंपरा का सम्मान करता है वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, मंदिर में आकर पूजा कर सकता है। पर यह बड़ा फैसला गैर सनातनी लोगों के लिए लिया गया है जो मंदिरों में आकर, मंदिर परिसर में आकर अपमान करते हैं देवी देवताओं का, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति की ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें बैठक में नियमों में बदलाव करते हुए ये साफ तौर पर तय कर दिया गया है कि बीकेटीसी से जुड़े मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर अब पूरी तरीके से रोक रहेगी। किया गया है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक निर्णय है और सरकार सिर्फ और सिर्फ समाज में जो एक हम कह रहे सामाजिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का कार्य कर रही है। कई बार कांग्रेस पार्टी ने, जब अभी गंगा महासभा की तरफ से इस तरीके का निर्णय आया था और विचार विमर्श किया जा रहा था, धामी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल किया था कि ये कौन तय करेगा, कैसे आप तय करेंगे कि गैर हिंदू जो है कौन है, क्योंकि गैर हिंदू की कैटेगरी में तो पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं और अन्य समुदाय के भी लोग आते हैं, और आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके लिए आजीविका का एक केंद्र है, एक सोर्स है। वो 6 महीने अपना कमाते हैं और उसके बाद उसी व्यवस्था से अपना पूरा साल भर का खर्चा चलाते हैं। तो वहां आपने देखा कि फल वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं। आप इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके के जो निर्णय है, ये कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा सकते हैं। गैर सनातनी से आशय है कि जो सनातन का सम्मान ना करे, जिसकी सनातन में आस्था नहीं है और जिसकी सनातन में आस्था करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी उनकी आस्था नहीं है और जो बार बार सनातन को आघात पहुंचाए, सनातन को अपमानित करे या सनातन की मान्यताओं का सम्मान भी ना करे, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का धार्मिक स्थानों पर प्रवेश वर्जित होने के साथ साथ उसे खुद भी नहीं आना चाहिए कि जब आप सम्मान ही नहीं करते, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें, राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दून पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बता दें, पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने इलाके में बता दें किराएदारों और संदिग्ध लोगों की जांच की है। अभियान के दौरान करीब 180 लोगों का सत्यापन भी किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि कई मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया हुआ था। इस पर पुलिस ने 15 मकान मालिकों पर कार्रवाई करते हुए करीब 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। पुलिस का यह साफ कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि इलाके में सुरक्षा मजबूत रहे और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तो ये देहरादून पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान, जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इस दौरान पुलिस टीम ने इलाके में किराएदारों और संदिग्ध लोगों की जांच भी की। अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बता दें 180 लोगों का सत्यापन भी किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि कई मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया था। उन पर भी अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर करीब 1,50,000 रुपयों का जुर्माना भी लगा दिया गया है। प्रशासन का यह साफ कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि इलाके में सुरक्षा मजबूत रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें, राजधानी में एलपीजी गैस को लेकर जिला पूर्ति विभाग का अब एक बड़ा बयान सामने आया है। जिला पूर्ति विभाग ने यह साफ कर दिया है कि शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसीलिए लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने यह बताया कि शहर में गैस की सप्लाई लगातार जारी है। उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग करने के बाद ओटीपी नंबर मिलेगा और उसी के आधार पर सिलेंडर भी दिए जाएंगे। आमतौर पर बुकिंग के करीब 25 दिनों के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अस्पतालों और स्कूलों के छात्रावासों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं। फिलहाल होटल और ढाबों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कुछ समय के लिए रोक जरूर दी गई है। इसी बीच जिला पूर्ति विभाग की टीम ने शहर के कई होटल और ढाबों में बता दें बड़ी छापेमारी की है। जांच में कुछ जगहों पर घरेलू सिलेंडर का गलत इस्तेमाल भी मिला, जिन्हें मौके पर ही अब जब्त कर लिया गया है। देखिए, जो भी विश्व की स्थिति बनी हुई है उसके दृष्टिगत भारत सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है और उसके दृष्टिगत ही जो है उसमें ये अगर ये लंबी खिस्ती है तो उसके दृष्टिगत जो है इसकी थोड़ी राशनिंग की व्यवस्था की गई है। जो जेन्युइन कस्टमर हैं उनकी प्राथमिकता तय की गई है। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो घरेलू उपभोक्ता है उनको गैस की आपूर्ति करना है और उसमें भी जो है जो घरेलू उपभोक्ता है उसमें टॉप प्रायोरिटी हमारी ये है कि जितने भी जो जेन्युइन कस्टमर है पहले गैस उनको पहुंचे और उन जेन्युइन कस्टमर को गैस पहुंचे, इसके लिए ओटीपी बेस्ड व्यवस्था की गई है कि उनको घर पे गैस पहुंचेगी और ओटीपी उनके पास आता है, ओटीपी देंगे डिलीवरी मैन को। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है। बता दें, गैरसैंण के एक बार फिर सियासत का गैरसैंण केंद्र बनती जा रही है। लैंसडाउन से आपको बता दें, भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बड़ी बात कह दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले यहां बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है। विधायक का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी भराड़ीसेन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रहने और खाने की सही व्यवस्था नहीं मिल पाती। ऐसे में पहले यहां जरूरी सुविधाएं और विकास कार्य होने चाहिए। बता दें कि इससे पहले दिलीप सिंह रावत ने भराड़ीसेन में ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा ठंड होने की बात कही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। अब उन्होंने ये साफ कहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से पहले वहां विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ और कहते नजर आए। देखिए, मैंने तो पहली बार भी कहा और कई बार कह चुका हूं कि निश्चित रूप से हमको गैरसैंण में राजधानी चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि अभी यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं है।
यहाँ पर जो ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहती वो नहीं है और हमारे छोटे कर्मचारियों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अभी हमने काफी चीज में करी है, लेकिन मेरा अभी भी निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन है कि भाई इसको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले भी ये संकल्प किया है कि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने घोषित करी है। लेकिन आज अगर हम पूर्णतः इस राजधानी बनाते हैं तो यहाँ पे ढांचागत व्यवस्थाएं नहीं है और उसके लिए हमको धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जब व्यवस्थाएं पूरी हो जाए उसके बाद हमको इसको पूर्णतः खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है रुड़की से। बता दें, इंडियन ऑयल ने दिव्यांग लोगों के लिए एक मदद का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बता दें 80 से ज्यादा दिव्यांग जनों को बैटरी वाला रिक्शा दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 50 लोगों को कृत्रिम हाथ पैर भी दिए गए। इससे उनके जीवन में सुविधा और खुशियां आई हैं। कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ भी वहां मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि समाज के कमजोर और दिव्यांग लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम गांव तक भी होंगे। कार्यक्रम से दिव्यांगों के चेहरों पर मुस्कान साफ देखने को मिली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक ये बड़ा मौका भी अब ये साबित हुआ है। हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम को अपना द्वारा पे भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहते हैं, ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और अलिम्को का सहयोगता में ये कार्यक्रम किया गया। आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं कुछ लोग। ये कार्यक्रम ना चिन्हित करके और उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, उस बेसिस पे ही, जैसे आवास योजना आपने सुना होगा, उस बेसिस पे सर्वे और उसके बाद चिन्हीकरण और उनका लिस्ट होगा। उस बेसिस पे कई मैंने इंटरेक्ट किया है, उसमें कई लोग ऐसा भी है कि 2 महीने में भी मिला है। कई लोगों को चिन्हीकरण में प्रॉब्लम आती है और उनका सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें करने के बाद एक बार उस बेसिस पे ही अभी कई लोग हैं उनको भी दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, कुमाऊनी लोकगीतों के प्रसिद्ध गायक और सांस्कृतिक कर्मी दीवान कनवाल का बुधवार सुबह निधन हो गया है। बता दें, वे 65 वर्ष के थे। मुख्यालय के खत्याड़ी गांव निवासी दीवान कनवाल, जिन्हें लोग प्यार से दीवान दाबी कहते थे, कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज हल्द्वानी के निजी अस्पताल में हो रहा था। हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और इलाज के बाद वे अपने घर लौटे थे। बता दें, सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। दीवान कनवाल अपने पीछे वृद्ध माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां छोड़ गए हैं। दीवान ने करीब 35 वर्षों तक कुमाऊनी लोक संस्कृति और लोक संगीत की सेवा भी की है। बता दें, लोक गायक अजय डोंडियाल ने यह साफ कहा कि दीवान कनवाल का निधन उत्तराखंड की लोक कला और संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दीवान दा ने 35 सालों तक लोक साहित्य जगत, लोक संस्कृति जगत और पूरे कला जगत के लिए हमारे उत्तराखंड में एक शोक का दिन है। एक इतिहास के पन्नों में चढ़ गई एक गाथा, दीवान कनवाल जी का जाना अचानक दिल को झकझोर गया। और मेरी और उनकी तो एक जोड़ी बनी थी जिसको लोग पसंद कर रहे थे। आज फिर मैं अकेला हो गया। खैर, ये दुनिया ही 2 दिन का डेरा है और एक दिन सबको जाना है, लेकिन इस अपूरणीय क्षति को सहन कर पाना खासकर मेरे लिए
और हमारे पूरे कला जगत के लिए बड़ा दुख का विषय है। शायद कोई इस चीज को न सह पा रहा हो। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है हरिद्वार से। बता दें, बहादुराबाद क्षेत्र में प्लास्टिक गलाने वाली अवैध इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी हरिद्वार को क्षेत्र में प्लास्टिक गलाकर प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद बता दें, बोर्ड की टीम ने दादपुर और गोविंदपुर इलाके में छापेमारी की है। जांच में यह भी पाया गया है कि 2 अवैध इकाइयों में बिना अनुमति प्लास्टिक को गलाकर गुल्ला यानी प्लास्टिक दाने बनाए जा रहे थे। इस पर बोर्ड ने इन दोनों इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज भी कर लिया है। बता दें, रीजनल ऑफिसर राजेंद्र सिंह कटहत ने यह साफ बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि प्लास्टिक गलाने से धुआं और दुर्गंध फैल रही थी। उन्होंने कहा कि संचालकों को चेतावनी दी गई और भविष्य में अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे क्षेत्र में निगरानी लगातार रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर ऐसे ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दादुपुर गोविंदपुर का जो इलाका है, एक शिव गंगा विहार एक कॉलोनी है। वहां पे उस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यूनिट है और उन यूनिटों से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयां मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी, तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करेंगे। कोई दंडात्मक नहीं, अभी तो हमने मशीनें सील कर दी हैं। अगर वो उसके बाद भी अनुपालन नहीं करेंगे तो नियमानुसार जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति है उसको आरोपित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।